हेलो एवरीवन, फिजिसिमैटिका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मोशन। क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बल्कि शॉर्ट में ही पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर है अपना मोशन। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो हेडिंग है मोशन, उसको पहले समझते हैं। तो इस मोशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कब मोशन में कहेंगे, या मोशन शब्द से आप क्या समझते हो। वीडियो को 1 सेकंड या 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और पहले सोच लीजिए, फिर आगे आप प्ले कीजिएगा। तो मैं बताता हूँ मोशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहते हैं जब उनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है और हम उस चेंज को सराउंडिंग के रेफरेंस से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सड़क है, आपके घर के सामने एक सड़क है, उसे एक कार क्रॉस कर रही है। तो आप उसे अपने घर के रेफरेंस से देख रहे हो, घर से देख रहे हो, ठीक। वो कार क्रॉस की आपके घर के सामने वाले सड़क से। तो समय जैसे जैसे चेंज हुआ, उस कार का पोजीशन धीरे धीरे चेंज हुआ। यहाँ उस कार का पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ। तो रेफरेंस पॉइंट जो था अपना, वो हो गया घर, ठीक है। तो अभी हम मोशन के डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तभी कहेंगे जब उसका पोजीशन जो हो समय के साथ चेंज हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ये एक घर है, ठीक। घर के सामने एक सड़क रहती, ठीक। ये घर के सामने एक सड़क है, इससे कार क्रॉस कर रही है। एक आदमी इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, ठीक। एक आदमी इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वो क्या कर रहा है, उस कार के मोशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है कि कार पहले यहाँ पे थी, फिर ये कार थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ गई, उसके थोड़ी देर के बाद ये कार यहाँ पे पहुँच गई। तो t=0 जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस समय ये कार यहाँ पे कुछ थी। 1 सेकंड के बाद ये कार थोड़ी आगे आ गई। 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद ये कार उसके सामने से क्रॉस कर गई। तो वो उस पेड़ के पीछे से छुपकर ये देख रहा था कि पहले जो है कार वो पेड़ के इधर थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरा तो ये कार क्रॉस कर गई, उस पेड़ को क्रॉस कर गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इस कार का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ट्री हो जाएगा। तो मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। मोशन के बहुत सारे आप एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में देख सकते हो, डेली लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। तो एक मूविंग कार, ए फ्लोइंग रिवर, ठीक है, बहता हुआ नदी। फ्लाइंग बर्ड, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया क्या कर रही होती है, मोशन कर रही होती है। धरती, हमारा अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, घूमता है। ये भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। तो मोशन के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट भी रखना जरूरी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं रेस्ट पे। रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। जैसे आपका स्कूल, ठीक है, या आपका घर, कल भी वो यहीं था, ठीक है, एक लोकेशन पे होगा स्कूल या घर। कल भी वो घर वहीं पे था। अब 10 साल के बाद अब एक भ्रमण पे चले जाओ, देश भ्रमण पे चले जाओ या विदेश भ्रमण पे चले जाओ, विदेश घूमने चले जाओ या कहीं और चले जाओ। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई चले जाओ। मुंबई से आप 10 साल के बाद लौटे, तो क्या आपका घर का पोजीशन चेंज होगा? नहीं ना, टाइम चेंज हुआ लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुआ। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक। ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल। अगर कोई बुक आपके टेबल पर रखा हुआ है तो उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो किस पे, रेस्ट पे है, ठीक। अगर आपके घर के सामने या घर के नीचे सड़क होगा, या थोड़ी दूर पे सड़क होगा, या कहीं पे तो कार पार्क करने के लिए एक जगह होता है, कार पार्किंग जिसको कहते हैं, ठीक। तो कार पार्किंग में क्या है, एक कार को पार्क किया गया, पार्क मतलब उसे लगा दिया गया है, ठीक है। तो
आप 1 घंटे तक उसे ऑब्जर्व करते रहो तो क्या वो पार्किंग में जो लगा था कार वो उसका पोजीशन चेंज होगा? जब तक उसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो पार्क कार ऑन ए रोड साइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट। ए वॉल हैंगिंग ऑन ए वॉल क्लॉक, ठीक है, एक घड़ी, एक दीवार घड़ी जो होती है आपके दीवार पर लटकी हुई है, उसके सुई के पोजीशन चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन पूरा क्लॉक अगर देखा जाए, पूरा वॉल क्लॉक अगर देखा जाए तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होता है। तो वो किस पे है? रेस्ट पे है। आपका घर या कोई बिल्डिंग, ठीक है, मान लेते हैं ताजमहल। क्या ताजमहल कभी ऐसा होगा कि आगरा से उठ के दिल्ली पहुंच गया? नहीं ना, आज दिल्ली में है, कल आगरा पहुंच गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो घर या बिल्डिंग ये भी किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। ए ट्री स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड है उसमें ट्री है, तो क्या उसका पोजीशन ऐसा है कि आज वो ट्री आपके ग्राउंड में है, कल आपके बालकनी में पहुंच जाएगा, परसों आपके पीछे वाले घर पे पहुंच जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो वो भी किस पे है? रेस्ट पे है, इसका पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा, ठीक। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मोशन और रेस्ट जो होते हैं ना, ये रिलेटिव होते हैं, ठीक, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे तरीके से मोशन में नहीं होता, या कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे तरीके से रेस्ट पे नहीं होता। ये जो है ना रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। शुरू में मैं इतनी बार इसीलिए मोशन को समझाते हुए रेफरेंस पॉइंट ले रहा था, क्योंकि मोशन और रेस्ट होते हैं रिलेटिव टर्म, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होता। अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है रिलेटिव, क्या होता है एब्सोल्यूट। मान लो ये दो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक, ये मोशन में है, फुटबॉल को मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब बहुत देर फुटबॉल खेला इन्होंने, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद ये थक के बैठ गए ग्राउंड पे, और आप इन दोनों को ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तीसरे जन कौन है? आप हो। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो इन दोनों जनों को। ए और बी इनका नाम दे देते हैं, ठीक। आप इन्हें क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। आपका नाम सी दे देते हैं, ठीक। ए बी फुटबॉल खेलते खेलते थक गए, फिर ये बैठ गए ग्राउंड में। फिर क्या हुआ? आप जब देखे तो आपके लिए रेस्ट पे था, ठीक। अभी आप ग्राउंड के बगल से देख रहे थे, कहीं से छुप के, एक पेड़ था उसके पीछे से छुप कर आप देख रहे थे कि ये दोनों फुटबॉल खेल रहे थे, तभी मोशन में थे, अभी आके बैठ गए। अब क्या हुआ? आपको एक स्पेसशिप में हमने बैठा के मून पे भेज दिया, ठीक। अब अर्थ तो मूव कर रही है, अर्थ तो मूव कर रही है। तो अब जब इन दोनों को देखोगे ग्राउंड पे बैठे हुए, तो अर्थ मूव कर रही है, तो उसके कारण क्या दिखेगा कि ये दोनों भी मूव कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि ए और बी मोशन में है। जब आप धरती से देख रहे थे तो ये दोनों रेस्ट पे थे, लेकिन जैसे ही आप मून पे पहुंचे तो ये जो रेस्ट पे थे एक्चुअली वो क्या हो गए? मोशन में हो गए। तो ये ना मोशन और रेस्ट जो है ना रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर कह सकते हैं हम, ठीक है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक। ये कभी भी बिना ऑब्जर्वर के हम नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज़ मोशन में है या कोई रेस्ट में है, ठीक है। इसीलिए मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। ये जो है रिलेट करता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे तरीके से मोशन में नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे तरीके से रेस्ट पे नहीं होता। अभी देखा ना आपने इसका एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन बहुत तरह के होते हैं। तो पहला टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं? पहला टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे हम कह देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कह देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, ट्रेन का एक सीधे ट्रैक में दौड़ना, ठीक है। ट्रेन जो है मूव करती है एक सीधे ट्रैक में, पटरी सीधे अगर हो तो हम उस तरह के मोशन को क्या कर देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। आपके बाइक का सीधे मूव करना, ठीक है, इस तरह का मोशन कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। अपना दूसरे टाइप का मोशन है सर्कुलर मोशन।
ठीक है। दूसरा टाइप का कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन, मोशन एलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। जो मोशन होता है अगर सर्कुलर पाथ में हो तो उसको हम क्या देते हैं? सर्कुलर मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, रनिंग ट्रैक। ज़्यादातर जो रनिंग ट्रैक होते हैं आपके स्कूल में होंगे या आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक। वो कैसा होता है? सर्कुलर, ठीक। तो इस सर्कुलर ट्रैक में अगर कोई जन दौड़ रहा है, कोई आदमी दौड़ रहा है, तो उस तरह का मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो मोशन एलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कंसिडर्ड एज सर्कुलर मोशन। जैसे धरती का अर्थ जो है, अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ कैसे अर्थ घूमते रहता है? सर्कुलर पाथ में, ठीक है। सर्कुलर पाथ पूरा नहीं होता, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हो ऐसे कि मोशन एलोंग ए सर्कुलर पाथ इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे फैन का ब्लेड, फैन के जो वो ब्लेड होते हैं वो कैसे मूव कर रहे होते हैं? सर्कुलर मोशन। क्लॉक का हैंड वो कैसा मूव कर रहा होता है? सर्कुलर मोशन। अब अपना दूसरा तीसरे तरह का मोशन है, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे तरह का मोशन है पीरियोडिक मोशन, मोशन डेट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आपने पेंडुलम देखा है? पेंडुलम किसको कहते हैं? घंटा घर में आपने एक सुई देखी होगी जो हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है। कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे ये मूव करते रहता है, ठीक है। तो ये एक फिक्स, 1 सेकंड इधर, 1 सेकंड, 1 सेकंड में यहाँ, दूसरे सेकंड में यहाँ, ये 1 1 सेकंड में इधर उधर होते रहता है, ठीक। तो इस तरह का जो मोशन होता है जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे, ठीक है, रेगुलर या इक्वल टाइम इंटरवल पे खुद को रिपीट करे, उससे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक। अपना जो अर्थ मूव करता है सन के अराउंड, ठीक है, अर्थ जो मूव करता है सन के अराउंड, वो भी कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है, ठीक। क्यों? क्योंकि देखते हैं इसको, ये सन है, सन, सन के चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ घूमता है। तो ये 365 दिन तक ऐसे घूमते रहता है, फिर एक चक्कर लगाता है, फिर अगले 365 दिन में वापस से एक चक्कर लगाता है। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल, एक इक्वल टाइम इंटरवल में ये मोशन को रिपीट करता है। तो जो ऐसे मोशन होते हैं जो रिपीट करते हैं एक इक्वल टाइम इंटरवल में, उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन, ठीक। तो सारे प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड पीरियोडिक मोशन कर रहे होते हैं। समझ में आया पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? अब अगले चीज की तरफ चलते हैं जो है रोटेशनल मोशन, मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। आपने पंखे को देखा है? वो लकड़ी का एक पंखा आता है कुछ ऐसा, ठीक। इसको जब आप हाथ से घुमाओगे तो क्या होता है? आप इस वाले स्टैंड को पकड़ लेते हो, ठीक है, इस वाले स्टैंड को आप पकड़ लेते हो, ये फिक्स रहता है। और ये लकड़ी, ये वाला जो है अपना पार्ट, ये घूमते रहता है, ठीक है, ये घूमते रहता है, इधर वाला पार्ट वो घूमते रहता है। तो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड जब मोशन हो तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। इसका और एक एग्जांपल देख लीजिए आप, आपने कभी लट्टू या टॉप घुमाया? टॉप किसको कहते हैं? लट्टू को कहते हैं ना। लट्टू को जब हम मूव करते हैं तो वो एक फिक्स एक्सिस पे मूव होते रहता है। ग्लोब भी आपने देखा होगा, ग्लोब, ठीक है, जो प्रिंसिपल के रूम में रहता है मेनली टाइम, ज़्यादातर टाइम वो प्रिंसिपल या बड़े लोगों के रूम में पड़े रहते हैं ऐसे, ठीक, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक। इसमें क्या होता है? अर्थ का मैप होता है, ठीक, इसको ग्लोब कह देते हैं। ग्लोब भी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मोशन करता है। इसको आप हल्का सा टच करोगे, घुमा दोगे तो ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है और मोशन करते रहता है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं उसे? रोटेशनल मोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आई होप आपको टाइप ऑफ मोशन समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ दिक्कत हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से जो है ना अपने दोस्त के घर पे जा रहे हो, ठीक, अपने घर से अपने कार पे दोस्त के घर पे जा रहे हो, कार के जगह बाइसिकल, पैदल भी खुद को इमेजिन कर सकते हो, ठीक। तो सड़क ज़्यादातर टाइम क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, सीधा सड़क बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक। अभी मान लेते हैं अपने पास एक टेढ़ा मेढ़ा सड़क है, ठीक। तो आप ट्रेवल किए, अपने दोस्त के घर पे पहुँचे,
तो ये जो जितना आप ट्रेवल किए ना, जो रास्ते पे आप ट्रेवल किए, सारे रास्ते को अगर जोड़ लिया जाए तो वही कहलाता है अपना डिस्टेंस। अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ आप ट्रेवल किए, घर से जब आप अपने दोस्त के घर पे जा रहे थे, तो जो एक्चुअल पाथ आप ट्रेवल किए, जो एक्चुअल रास्ता, जो वास्तविक रास्ता आप ट्रेवल किए, उसको हम कह देंगे डिस्टेंस। उसको क्या कह देंगे, डिस्टेंस। अब देखिए, आपके घर से आपके दोस्त के घर पे एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एक सीधा रास्ता होगा। मान लीजिए सड़क तो टेढ़ा है, लेकिन अगर आपके पास एरोप्लेन है, आप अपने छत से एरोप्लेन को शुरू किए और अपने दोस्त के छत पे जाके लैंड किए, तो बिल्कुल सीधा लैंड करेंगे, क्यों ही टेढ़ा मेढ़ा वाला पाथ लेंगे, है ना। तो इस तरह का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, जो बिल्कुल सीधा था, ठीक है, जो बिल्कुल सीधा था, जो शॉर्टेस्ट था, उसे हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, हम पूरे रास्ते में कितना लेंथ ट्रेवल किए, उसी को हम क्या देते हैं, डिस्टेंस, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जैसे हम इस घर से शुरू किए और अपने दोस्त के घर पे पहुंचे, अपने घर से शुरू किए, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन हुआ, ठीक है। इनिशियल पोजीशन आई से लिख देता हूं मैं, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल रास्ता हम ट्रेवल करके गए वो कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ वो डिस्प्लेसमेंट, जो एक्चुअल रास्ता हम ट्रेवल किए वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अपने घर से हम स्कूल जाते हैं, मान लेते हैं घर के बगल में ही स्कूल है, बिल्कुल सीधा पड़ गया, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ विच वी ट्रेवल, तो जो रास्ता यहाँ से यहाँ तक पहुँचे वो कहलाएगा डिस्टेंस। अच्छा सर, ये डिस्टेंस कहलाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये भी तो सीधा ही हो जाएगा, ये भी सेम ही हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। दोनों सेम कब होते हैं, जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें, ठीक है। याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें। आगे और बढ़ते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या फ़र्क है। डेफिनेशन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में तो आ गया होगा। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, या एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसका डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसके पास डायरेक्शन होता हो, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको कोई बोल दे कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। डिस्टेंस क्या है, टोटल या एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, वेयर एज distance is a scalar quantity, that means it has only magnitude not direction, and displacement is a vector quantity, it has magnitude and it also has direction. One more thing about distance is that it is always positive, distance is always positive. आप कोई भी डिस्टेंस अगर कहीं से भी मूव कर रहे हो तो हमेशा कोई ना कोई डिस्टेंस आप एक्चुअली पाथ को ट्रेवल करोगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिस्टेंस का सिंबल हम बहुत बार ना इस एस से लिख देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से ही लिखते हैं। आपको बस इसमें फ़र्क क्या याद रखना है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक।
डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब बताइए मुझे डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। मान लेते हैं हम अपने घर से चले, स्कूल तक गए, उसके बाद वापस छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर तक आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, एक ही हो जाएगा। इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं ना, तो ये कहलाएगा अपना जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होता है, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, अब अपने घर से कहाँ गए, स्कूल गए, अपने घर से स्कूल गए तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। ठीक, बिल्कुल सीधी लाइन में गए तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट हमें पॉजिटिव मिलता है। मान लेते हैं आपके स्कूल से घर का दूरी 200 मीटर है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे होगा, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। आप इधर से गए, ये देखो, आप इधर से गए, पहले आप अपने घर से स्कूल की तरफ गए, फिर वापस आए आप। ठीक, वापस इधर अपने घर से इधर कोई शॉपिंग मॉल था, ठीक, इधर हम लिख देते हैं शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल चले गए। तो देखिएगा जरा, पहले आप अपने घर से यहाँ से शुरू किए, ए पॉइंट से शुरू किए, ठीक, ए पॉइंट से शुरू किए, और यहाँ स्कूल जो है वो मान लीजिए बी पॉइंट पे है, और ये शॉपिंग मॉल सी पॉइंट पे है। ठीक, आप अपने घर से शुरू किए, ए पॉइंट से शुरू किया, उसके बाद स्कूल पहुँचे, बी पे पहुँचे, फिर बी से आप डायरेक्ट सी पे पहुँच गए, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो 200 मीटर होगा, क्योंकि ये सेम ही होगा ना, घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, 200 मीटर। फिर इधर मान लेते हैं ये 400 मीटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा आप कि जब हम घर से स्कूल पे गए तो 200 मीटर का डिस्टेंस हुआ, वापस बी से जब सी तक गए तो 400 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 200 मीटर, तो अपना डिस्टेंस कितना हम टोटल ट्रेवल कर लेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 प्लस 400, ठीक, 800 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए जरा, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन जो अपना ए था, हम शुरुआत कहाँ से किए थे, ए से किए थे, फिर सी तक पहुँचे, तो इन दोनों पॉइंट में कितना का डिफरेंट है, कितना चेंज है, 400 का चेंज है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 400 है, तो ये हो जाएगा 400। अब मुझे ज़रा बताइएगा, इधर जब हम ए से बी तक गए थे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, ये था अपना ए से सी तक। ठीक, अब हम बात करते हैं ए से बी तक, तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। ठीक, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक, अब मुझे बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसमें तो डायरेक्शन होता है, तो इधर भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो, इधर भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो ये कैसे होगा, आपको एक तरफ तो नेगेटिव बताना पड़ेगा ना। इधर देखिए, इधर पॉजिटिव है तो इस साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, ए से बी के तरफ अगर पॉजिटिव है तो ए से सी के तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट तरफ है ना। ठीक, तो यहाँ पे जब हम ए से सी की बात कर रहे थे तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस में 400। ठीक, तो इस तरह जाके कुछ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, हम घर से स्कूल जाए फिर वापस घर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया।
अगर हम घर से स्कूल तक का डिस्प्लेसमेंट देखें तो +200 मीटर, ठीक। घर से शॉपिंग मॉल को देखें तो माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप इसके बारे में कमेंट करना, मुझे आपको क्या करना है, ये कैसे आया ये कमेंट करना है, ठीक। ये कैसे आया, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये कमेंट करना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं रख दूंगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर मैं भेज दूंगा कि कैसे आया ये डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब मुझे आप बताइएगा, एक क्वेश्चन और आपके लिए है, चाहो तो मैं ही बता देता हूँ इसे। टेल मी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और ये था डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, रास्ते का सबसे शॉर्ट रास्ता। तो ये सब रास्ता है। रास्ते को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रास्ते को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे करते हैं ना। तो एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी मीटर। और इसका यूनिट अगर पूछा जाए तो किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, मैक्रोमीटर भी हो सकता है, पिकोमीटर भी हो सकता है, थर्मोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। तो बताइएगा मुझे, स्पीड और वेलोसिटी पता है आपको क्या होता है, पता है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करें, नहीं तो मैं बताता हूँ। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है बी, ठीक है। इस पॉइंट से ऐसे हम ट्रेवल किए और बी तक पहुँचे, ठीक। ए से ट्रेवल करते हुए हम बी तक पहुँचे, ठीक। तो जो एक्चुअल पाथ, जो वास्तविक रास्ता था अपना, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट, जो सबसे कम वाला रास्ता था, ये देखिए हरे कलर से आपको दिख रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा अपना, ठीक। ये लाल वाला डिस्टेंस हो गया, ये हरा वाला क्या हो गया अपना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम में होगा, टाइम लगेगा। तो जब हम इस डिस्टेंस और इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड दे देंगे, डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। और वेलोसिटी को, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड दे देंगे तो स्पीड मिलेगा, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो चलिए अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम मतलब टाइम से डिवाइड दे देंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी
बाय बॉडी पर यूनिट टाइम बट इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। गिवन डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। वेक्टर को अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगा? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्पीड का अगला डिफरेंस देखते हैं। स्पीड कैन नॉट बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। स्पीड कैन बी जीरो, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो सकता था? जीरो हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था, तीनों ही हो सकता था। तो वेलोसिटी भी तो डिस्प्लेसमेंट से ही बना है ना, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अपना वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। अब बताइएगा मुझे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड और वेलोसिटी का अगर हम एसआई यूनिट का बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए? फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं? मीटर में, टाइम को सेकेंड में, ठीक। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह वेलोसिटी का अगर आप निकालने बैठोगे तो वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये एसआई यूनिट की बात कर रहा था मैं। अगर हम यूनिट देखें स्पीड या वेलोसिटी का तो ये तो मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। यूनिट का अगर हम बात करें तो ये मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, माइक्रोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, ठीक। कुछ भी हो सकता है यूनिट, लेकिन एसआई यूनिट एक ही होता है जो होगा मीटर पर सेकंड, दोनों ही केस में, स्पीड में भी वेलोसिटी में भी। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड कितने तरह का होता है? तो स्पीड के ना मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अब यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट सेम। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होता है? व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is considered as uniform speed. And when body travel equal distance in unequal distance in equal interval of time, then it is considered as non-uniform speed. When body travel unequal distance in equal interval of time. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फिर हम डेफिनेशन पे वापस आएंगे। मान लेते हैं ये कार जो है, ये कार को हम ऑब्जर्व करना चालू किए। ये ना एक सेकंड के बीच में 10 मीटर चली, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर चली, 2 से 3 सेकंड के बीच में t=3 तक भी ये कितना चला? 10 मीटर चला। ये कार मूव कर रहा है, पहले सेकंड में 10 मीटर किया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर किया, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर किया, तब जाके स्पीड कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक।
स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 सेकेंड टाइम लगा, 10/1 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पे फोकस मुझे नहीं करना है, हमारा अभी कंसेप्ट को समझने पे ध्यान देना है, ठीक। तो पहले सेकंड कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर, दूसरे सेकंड 10 मीटर, फिर तीसरे सेकंड 10 मीटर। तो देखिए 1 सेकंड में ये क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर से 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर से 1 सेकंड में 10 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जो मोशन ऐसा हो जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, उसको हम क्या देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आप डेफिनेशन देखिएगा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा ना 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा था, ठीक। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ बॉडी कवर्स लाइक दिस देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे देखो पहले सेकंड में जो है ये 10 मीटर चला, ठीक है। 1 सेकंड में 10 मीटर, 0 से 1 सेकंड के बीच में 10 मीटर, 1 से 2 सेकंड के बीच में मान लेते हैं ये 30 मीटर चला, ठीक है। 2 से 3 सेकंड के बीच में ये 50 मीटर चला। कितना मीटर चला, 50 मीटर। तो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में 30 मीटर चल जा रहा है, अगले 1 सेकंड में 50 मीटर चल जा रहा है। तो टाइम इंटरवल तो अपना इक्वल है, ठीक है। टाइम इंटरवल एक ही सेकंड का है, लेकिन डिस्टेंस देखिए ये तो अनइक्वल है ना। तो व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कंसीडर्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं उसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। ऐसे जो होते हैं, ठीक, उसको हम क्या देते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको हम किस में मेजर करते हैं, एवरेज स्पीड को जो मेजर करते हैं वो हम कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड में, माइल्स पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ये सारे इसके यूनिट हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वो होगा मीटर पर सेकंड। स्पीड का या वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर दे तो वो हो जाता था वेलोसिटी, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना हो तो हम यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे हम क्या कर देंगे, पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कर दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड पे। नादिन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर इन टोटल, ठीक है। 84 किलोमीटर ट्रेवल किया, 1 आवर एंड 30 मिनट टाइम लिया। तो आपको बताना एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। नादिन जो है 84 किलोमीटर ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड निकालना था ना। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन।
यही था ना एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए 84 किलोमीटर इन टोटल, एंड टाइम कितना है टोटल 1 आवर एंड 30 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर और टाइम 1 आवर प्लस 30 मिनट्स। तो इस 30 मिनट्स को आप आवर में बदल दो। तो कैसे बदलेंगे, 30 इंटू 60 से अगर हम डिवाइड दे दें तो हमारा आवर आ जाएगा। ये कितना हो गया 1/2 आवर। तो पहले से ही 1 आवर था, इस 30 मिनट्स को हम आवर में बदल दिए तो 1 आवर प्लस 1/2 आवर कितना हो जाएगा 3/2 आवर। ठीक, अब आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है। ये 2 जो नीचे में है ये ऊपर चला जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। तो देखिए जरा 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 84 ये कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर हर कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये सारे जो क्वेश्चन दिए हैं ना मैंने, ये आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF मैं कोशिश करूँगा आपको देने की। ठीक है, हो सकता है व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर मैं ये डालूँ। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा आप। टेल मी बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बताइए, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था। स्पीड और वेलोसिटी में क्या है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये कमेंट में आपको आंसर देना है इसका। ठीक, अब एक्सीलरेशन के बारे में ना हम अगले फिजिसिमेटिका में एक बार आपका वापस से स्वागत है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? एक्सीलरेशन इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड दे देते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, एक नया फिजिकल क्वांटिटी या एक नया टर्म आ जाता था जिसे हम कहते थे स्पीड। स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड दे देते थे तो वो बन जाता था वेलोसिटी। ठीक है, तो अब जो ये वेलोसिटी आया, अगर हम इसे अब टाइम से डिवाइड दे दे, ठीक है, वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड दे दे तो ये क्या बनेगा, एक नया टर्म फिर से आ जाएगा जिसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन। ठीक, तो अब डेफिनेशन आप पढ़िएगा कि एक्सीलरेशन इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। रेट क्या होता है, इस रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। आप मार्केट गए हो, आपने पूछा होगा कि क्या रेट चल रहा है आलू का, क्या रेट चल रहा है कोई भी चीज़ का। ठीक है, जो भी चीज़ आपको खरीदना है आप रेट पूछते हो। रेट शब्द का मतलब होता है उस टाइम के साथ उसका वैल्यू क्या चल रहा है, उसका मूल्य क्या चल रहा है। ठीक, तो इस रेट का जो है रिलेशन किसके साथ होता है, टाइम के साथ होता है। तो एक्सीलरेशन इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट मीन्स अपॉन टाइम, ठीक है, समय के साथ। तो एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे देखिएगा ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। वेलोसिटी को हम कैसे लिख देते हैं, स्मॉल v से लिख देते हैं। ठीक, और टाइम को स्मॉल t से। तो एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को दिखाने के लिए ये हम त्रिभुज के आकार का, ट्रायंगल के शेप का एक फिगर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है,
इसका मतलब होता है डेल्टा, और इसको हम कहते हैं चेंज, ठीक है। इसका फिजिकल मीनिंग होता है चेंज और इसका नाम होता है डेल्टा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल के शेप का एक फिगर दिख रहा है इसको हम डेल्टा कह देते हैं, इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है अपना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एसआई यूनिट एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारे यूनिट हो जाएंगे। एसआई यूनिट एक ही होता है जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन के टाइप का, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो है ना मेनली 3 तरह का होता है, ठीक। एक्सीलरेशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, एक होता है जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन और जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। इसी नेगेटिव एक्सीलरेशन को, जो दूसरे नंबर पे है नेगेटिव एक्सीलरेशन को, इसी को कह देते हैं रिटार्डेशन। क्या कह देते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, ठीक। एक्सीलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखा है, चेंज इन टाइम भी बोल सकते हो आप या टाइम भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो, और मान लेते हैं वेलोसिटी पहले 0 था, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी था। अब फाइनल वेलोसिटी जो है अपना वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 माइनस 0, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, इन दोनों को वेलोसिटी फाइनल में वेलोसिटी इनिशियल घटा देंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक। तो 10 माइनस 0 अपॉन, मान लेते हैं टाइम अपना 2 सेकेंड था, ठीक है, 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, 0 से 10 पे गया, ठीक है, इंक्रीज वेलोसिटी हुआ, तो हमें एक्सीलरेशन कैसा मिला? पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिला। यहीं पे अगर हम वेलोसिटी को क्या करें? डिक्रीज करें। पहले मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। अब बाइक या साइकिल चला रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड पे, या कार चला रहे थे, फिर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो वो क्या हो गया? रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक। अब मुझे एक्सीलरेशन बताइएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पे भी हम कितना लेते हैं? 2 सेकेंड, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 0 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक। वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? वो भी नेगेटिव होगा, ठीक। एक्सीलरेशन क्या आया? -5। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ था? पॉजिटिव हुआ था, ठीक। तो वेलोसिटी जब इंक्रीजिंग हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी जब डिक्रीजिंग हो तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। एक और केस आता है जब एक्सीलरेशन 0 होता है। तो मान लेते हैं अपना इनिशियल वेलोसिटी जो था वो कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? ये भी रह गया अपना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब एक्सीलरेशन निकालिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से टाइम हम कितना लेंगे? 2 सेकेंड, ठीक।
तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 10, 10 माइनस 10 अपॉन 2, तो 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, जीरो को कुछ से भी भाग कर लेंगे जीरो ही होगा, तो एक्सीलरेशन आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो, 10 मीटर पहले था 10 मीटर अब भी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है 0। तो हमने 3 तरह का एक्सीलरेशन पढ़ा था ना अभी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब कहेंगे, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब कहेंगे, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। जीरो एक्सीलरेशन कब कहेंगे, जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बैक करके आप एक बार देखना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से ये समझाने का कोशिश किया है टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। आप बैक करके वापस से देखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, जो 2 घंटे तक में फिनिश हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे तक में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो मोशन का इक्वेशन जो होता है वो 3 होता है ना। कौन कौन सा होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन होते हैं मोशन के, ये 3 इक्वेशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला u क्या है, यह है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में जो वेलोसिटी हो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं, जिसका सिंबल होता है u। दूसरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, v से, एक्सीलरेशन a से, टाइम को t से, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, s से। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, हाफ एक नंबर है, a क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, t टाइम वापस से। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, v क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, s क्या हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है अगर आप कमेंट करो तो मैं इसका वीडियो आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले टाइम में मैं बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, जिसे मैं पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है।